मैं नानी सिंह अकेली अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे आज ऐसे शख्स से मेरी मुलाकात हुई है जिसको मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मुझे अचानक मिल जाएंगे। तो पहाड़ में उनको एप्पल मैन के नाम से बुलाया जाता है और इन्होंने जो क्रांति पहाड़ में लाए बिजनेस करके, एक पहाड़ी, हमें बड़े गर्व की बात है एक पहाड़ी होने के नाते, और मेरे लिए खासतौर से बड़े गर्व की बात है कि उन्होंने पहाड़ में सेब की खेती को इतने ऊंचे तक पहुंचा दिया कि गिनीज बुक में उनका नाम है। तो आइए मैं उनसे आपको मिलाती हूँ। आप लोग शायद समझ ही गए होंगे कि मैं किनके बारे में बात कर रही हूँ। वो शख्सियत कौन है, वो महान जो हमारे पहाड़ के उत्तराखंड के होते हुए गिनीज बुक में उनका नाम आए। जी हाँ, गोपाल उप्रेती जी। नमस्कार। नमस्कार प्रेमा जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने हमारा दिन बना दिया। मैं तो आपको फेसबुक में ही देखती थी, तो आज मैं आप में पहचान रही थी आपको। तो फिर पंत जी ने आपका परिचय कराया कि ये वो है। नहीं, हमने आपको पहचान लिया था क्योंकि आप फेसबुक पे भी जुड़े हैं और सामाजिक रूप से इतने आप एक्टिव रहते हैं। हाँ जी। तो आपको भी कौन नहीं जानता पहाड़ी समाज में। मेरा सौभाग्य है कि जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ क्योंकि हम हमारे उत्तराखंड में और पहाड़ी समाज में एक ये बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। लोग बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हमारा पहाड़ का आदमी इतने आगे बढ़ रहा है, बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्स हो या कॉर्पोरेट हो या सोसाइटी का कॉर्पोरेशन हो। विदाउट सोसाइटी के कॉर्पोरेशन के भी लोग चलते हैं, लेकिन शुरू में कोई भी काम शुरू होता है तो लोग करते नहीं है। लेकिन आपने अपनी जर्नी ये कैसे शुरू की, ये बताइए मुझे। देखिए, मैं जैसे हमारे साथ पंजी भी बैठे हैं। पंजी को पता, हम लोग यहाँ पे दिल्ली में रहते थे और राज्य उत्तराखंड के राज्य आंदोलन की लड़ाई में हम लोगों का अक्सर मिलना जुलना होता था। जो इस तरह के कार्यक्रम होते थे तो हम सब के मन में तो शुरू से ही डर था कि पहाड़ में कैसे पहाड़ का जो है वो विकास किया जाए। और जिस उद्देश्य के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, पृथक राज्य की हम बात कर रहे थे, तो पृथक राज्य का जो विकास है वो तभी हो सकता था जब वहाँ की खेती बागवानी को जागृत किया जाए, वहाँ के पलायन को रोका जाए। तो इसी क्रम में कि मैंने 2000 जब राज्य तो बन गया था, राज्य बनने के बाद आपको पता स्थितियाँ कैसी हो गई थी, पलायन बढ़ता चला गया। लोगों ने पहाड़, जिस उद्देश्य के लिए हमने पहाड़, हमें लगा कि हमारा ये उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा। हमारा जो भावना थी कि पहाड़ के जवानी और पहाड़ के पानी को पहाड़ में ही रोकना है, वो हम देख रहे थे कि हमारा सपना चकनाचूर हो रहा है। तो मन में एक व्यथा थी कि कैसे होगा, कैसे पलायन को रुकेगा। और क्योंकि मेरी जो पृष्ठभूमि रही है, क्योंकि मैं सेकंड जनरेशन हूँ, मेरे पिताजी पहली बार नौकरी के लिए दिल्ली में आए, तो इससे पहले हम लोग पूर्ण रूप से खेती किसानी का काम करते थे। मैं गांव में ही पैदा हुआ, तो बचपन से मतलब खेती हमारे, जिसे कह सकते हैं कि हमें विरासत में मिली है। तो मैंने सोचा क्योंकि मेरा जो गाँव है बिल्ले, वहाँ बर्फबारी काफ़ी होती है। बचपन में जो है, वैसे आपने एजुकेशन कहाँ तक की है? मैंने 5वीं तक गांव में पढ़ा, उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में ही मैंने अपनी एजुकेशन ली। और जहाँ तक फिर हम लोग, मेरे पिताजी भारत सरकार में यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम में थे, तो वो जब जॉब करते तो हम लोग भी यहीं आगे थे। तो आपने जॉब की थी? मैंने बिल्कुल जॉब भी करी, फिर अपना काम भी शुरू किया। और इसी क्रम में, लेकिन ये बात आपने की पहाड़ का दर्द, वो हमेशा हमारे सीने में था। तो ये मन में एक छटपटाहट, जिसको हम कह सकते हैं, हमेशा थी कि हम कैसे पहाड़ के लिए कंट्रीब्यूट करें, कैसे पहाड़ के पलायन को रोकें, या हम नई क्रांति कैसे। तो इसलिए मैं समझता हूँ, जैसे आपने मेरी जर्नी के बारे में पूछा, तो उसी में मैं आ रहा हूँ। मुझे परमात्मा की कृपा से मुझे एक विदेश जाने का मौका मिला। और जब मैं विदेश में गया, वहाँ फ्रांस में गया, जर्मनी में गया, तो मैंने देखा वहाँ पर वही खेती हो रही है जो हमारे पहाड़ों में होती है। वही आड़ू, प्लम, सेब, खुमानी, आड़ू, अपने घिंगारू, सब कुछ, हिसालू, सब कुछ वहाँ था। तो मेरे मन में आया कि यहाँ का किसान इतना समृद्ध है और यहाँ पे जो इस ढंग से लोग खेती बाड़ी को कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ ये कैसे जो है वो हो रहा है, ये खेती बाड़ी विलुप्त हो रही है। तो मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न आए। जैसे पहाड़ में कहा जाता है क्लाइमेट चेंज हो गया, तो मैंने गूगल चेक किया, वो देखा भाई उस वक्त फ्रांस में उस वक्त जो टेम्परेचर था वो 22 डिग्री था। मैंने रानीखेत का अपना चेक किया, वो 20 डिग्री था। तो इस तरह से मेरे मन में आया कि अब इसका मतलब है क्लाइमेट का भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा क्लाइमेट तो सेम है। अगर फ्रांस में चीज़ें हो सकती हैं, सेम चीज़ें, सेम वेजिटेशन, मेरे यहाँ क्यों नहीं हो सकती। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न थे
जिन्होंने मेरे को, जिन प्रश्नों ने मेरे को झकझोरा, और मैंने बिल्कुल अपना मन, क्योंकि मैंने देखा वहाँ एक्सपोजर और इसके सब कुछ नीचे जिसे कह सकते हैं नर्सरी से लेकर मार्केटिंग तक की मैंने वहाँ पे स्टडी करी। फिर मैं ये सेब की बागवानी के बारे में सोचा। फिर मैं नीदरलैंड भी गया। नीदरलैंड जाने के बाद फिर मैं हिमाचल में भी, अपने देश में भी पूरा हिमाचल, जम्मू वगैरह में, कश्मीर में देखा, वहाँ पे स्टडी किया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जिस गांव, क्योंकि मैंने अपने गांव में ही सबसे पहले स्टार्ट करा कि मुझे सेब की बागवानी के लिए मेरा जो ये गांव है ये उपयुक्त है, यहाँ की जलवायु उपयुक्त है, और हमें नई टेक्नोलॉजी के साथ करना चाहिए जो हमने विदेशों में अध्ययन किया। तो मैंने अपनी परंपरागत टेक्नोलॉजी और नई टेक्नोलॉजी को किया। तो 2016 में हमने सरकार से भी बात करी कि भाई ये सेब में नई रूट स्टॉक की तकनीक आ गई, जहाँ पे पानी उपलब्ध है। यदि हमारा किसान इस तकनीक को अपना सकता है, सेब के उत्पादन में वो किसान, हमारा प्रदेश अग्रणी हो सकता है, किसान की आमदनी बढ़ सकती है। तो फिर उस वक्त सरकार ने भी एप्पल मिशन की शुरुआत करी। तो धीरे धीरे उस वक्त जब हमने एप्पल मिशन की शुरुआत करी, मेरे बहुत सारे लोग बोलते थे कि अब तो क्लाइमेट चेंज हो गया, ये एप्पल में बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाएगा, लंगूर हैं, बंदर हैं, सूअर हैं, बहुत सारी जंगली जानवरों की समस्या है, उनसे कैसे आप निजात पाओगे। तो धीरे धीरे जैसे हमने देखा 1 साल में सेब, लाल लाल सेब दिखाए, तो लोगों का आइडिया बदल गया। जो लोग बोलते थे पहाड़ में क्लाइमेट चेंज हो सकता है, वह सेब नहीं हो सकता, तो उनके मस्तिष्क, उनका सोचने का नज़रिया बदला। और धीरे धीरे जिस वक्त एप्पल मिशन की शुरुआत करी, पूरे प्रदेश के अंदर सरकार के द्वारा 4 बगीचे डेमो ऑर्चर्ड के रूप में लगाए गए थे। आज मुझे बताते हुए आपको बड़ी खुशी हुई है कि मेरे स्वयं के एक छोटे से ब्लॉक में कम से कम 20 से 25 एप्लीकेशन पेंडिंग है। अब आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड के 10 पर्वतीय जो जनपद हैं, जो हमारे सेब के लिए कम से कम उनका 25 से 30 या 40-50% उनका भूभाग उपयुक्त वहाँ पर है। तो वहाँ पर मैं समझता हूँ कि आज पूरे उत्तराखंड के अंदर 1000-2000 एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी होंगी। और इस तरह से इन सभी 10 जनपदों में आज हमारे नौजवान सेब की खेती से जुड़ रहे हैं। और हर कोई मेरे पास इतने तमाम ज़िलों से, चाहे वो पौड़ी हो, टिहरी हो, उत्तरकाशी हो, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, हमारा अल्मोड़ा हो, नैनीताल हो, तमाम ज़िलों के नौजवानों के फ़ोन भी आते हैं कि भाई साहब हम कौन सी प्लांटिंग मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कैसे क्या करना। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, जहाँ सेब को कोई नहीं पूछता था, आज वो सेब जो है वो मतलब पहली प्रायोरिटी बन गई है हमारे प्रदेश की। तो ये बहुत खुशी की बात है। इसमें आपसे मैं एक बात और पूछूंगी, इसमें आपको आपके परिवार से, आपके घर से आपको सपोर्ट मिला? ये आपने अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि मैं यहाँ था, यहीं सेटल्ड हो गया था, दिल्ली के अंदर ही अच्छा खासा मेरा व्यापार भी था। मैंने पहले जॉब करी, फिर बिजनेस काम करा, मैं तो रियल एस्टेट से था। तो शुरू में तो ये ज़रूर, जब सपोर्ट की बात करी, मेरे स्वयं घर वालों ने भी माना कि इसको क्या दिमाग ख़राब हो गया कि अच्छा खासा यहाँ पर रह रहा और ये वहाँ पहाड़ की ओर जा रहा है। तो मेरी पत्नी भी पहले तो शुरू में हुई, लेकिन बाद में जब मैंने अपनी पत्नी को खुद हिमाचल इधर उधर दिखाया और मैंने उनको समझाया कि इसमें कितना बड़ा पोटेंशियल है, और वो समझ गई, तो उसके बाद तो मेरे को सपोर्ट मेरी पत्नी का, मेरे परिवार का बहुत ज़्यादा मिला। इनफैक्ट मेरे बच्चे, देखिए फाइनेंस का जहाँ तक सवाल था, वो मेरे को ऊपर वाले की कृपा से ऐसी कोई थी नहीं, बट मेरे अंदर एक जुनून था, मेरा अपना एक बिज़नेस था जो सफ़र करा, मेरे को नुकसान हुआ, लेकिन मैंने कहा नहीं, इस दृढ़ निश्चय के साथ मैं वहाँ गया था कि मैंने इस सेब की बागवानी को आगे बढ़ाना है। तो वो आज मैं इस परिवर्तन को देख रहा हूँ, जहाँ हमारा रामगढ़ बिल्कुल एक रियल एस्टेट का, हमारे कुमाऊँ में रामगढ़ जो मुक्तेश्वर का क्षेत्र है वो बदल गया था, लोग आड़ू पे आ गया, अगेन वहाँ आड़ू से लोग फिर सेब पर शिफ्ट हो रहे हैं, सेब के रोज़ नए नए बगीचे लग रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ नई तकनीक के सारे युवा। तो इससे बड़ी खुशी होती है कि चलो कुछ तो हो रहा है हमारे पहाड़ के अंदर। आपसे मैं एक बात और पूछूंगी, जैसे कभी जब आपने कहा, कभी मैं कि आपके पेरेंट्स ने कहा कि इसका दिमाग ख़राब हो गया, अच्छा खासा मिल गया, तो कहीं पर किसी मोड़ पे आके आपको ऐसा लग रहा है यार छोड़ दूं, या कुछ ऐसी हताशा या कोई निराशा आपको महसूस हुई कभी कि जो आपको ये मन करे कि छोड़ देता हूँ? नहीं, ऐसा है मेरे मन में ऐसा, क्योंकि मैं सेब की बागवानी करने से पहले मैंने 2 साल का बहुत अध्ययन किया देश और अपने पूरे भारत, अपने देश का, और उसके बाद इस सारी चीज़ों को अध्ययन करने के बाद मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त था कि मैं इसमें कामयाब होऊंगा। और इसके पूरे इकोनॉमिक्स में सेब की बागवानी को समझ गया कि मेरी इतनी है पेड़ हैं, तो मुझे कितनी आमदनी होगी, कितने समय बाद होगी, मार्केटिंग क्या होगी। तो मेरे हताश होने का कोई, जहाँ तक मुझे लोग सोचते थे कि ये फेल हो जाएगा, तो मुझे वो मेरे पे हंसते थे, उल्टा मुझे उन पे हंसी आती थी
क्योंकि मैं समझता था शायद वो इसलिए बोले उनके अब एक्सपोजर नहीं, उन्होंने देखा नहीं है, क्योंकि मैं देश दुनिया देख चुका था और मैं बिल्कुल डिटरमिन्ड था कि ऐसा होना है। और आज मेरे जो मैंने सोचा था, मेरी सोच के अनुरूप जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उससे मेरा परिवार भी खुश है। और आसपास के अब जो लोग कहते थे वो पागल हो, खुद कहते हैं भाई साहब शुरू कराओ, तो मैंने अपने आसपास के बहुत सारे किसान, किसी को 5 पेड़ 10 पेड़ 250-300 ऐसे लोगों को दिया। आज उन्हीं में से लोग बड़े बड़े बगीचे लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आप जो अपनी बता रहे हैं अपनी जर्नी के बारे में, कि आपको प्रॉब्लम कम हुई लेकिन आपके मन में वो जुनून था कि मुझे ये काम करना है। जी, तो जी। कहते हैं ना कि अगर इंसान आपके अंदर दृढ़ निश्चय हो कि वो सोच ले कि मुझे ये काम करना है तो करके ही रहता है। सिर्फ आपको दृढ़ निश्चय होना बिल्कुल, पड़ता बिल्कुल, है। बिल्कुल। और दूसरा कहते हैं कि खुद को बुलंद कर इतना कि जी। खुदा भी आके पूछे कि बता तेरी रजा रजा क्या क्या है? जी। है। तो वो आप उसकी सबसे बड़ी मिसाल हो और मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती Thank you, है ma'am. जब भी मैं आपको फेसबुक में देखती हूँ। तो मैं तभी आपसे मैंने कहा कि आज तो मेरा दिन बन गया नहीं, कि नहीं। आपसे मुलाकात Thank you हो गई। very much. तो Thank इसी you. के साथ समय भी कम है और Yeah. आपको जाना भी है। तो Yeah. इसी के साथ Thank you, ma'am. धन्यवाद।